Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 4th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आवर फर्स्ट आर्टिकल इज नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ गे कपल्स. अब देखिए यहाँ पर मामला कौन सा चल रहा था, कौन सा इशू चल रहा था, सेम सेक्स मैरिज का. इसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की गई थी कि सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए. और ये पूरा जो इशू है कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है. अब देखिए अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, ये जो इशू है वो कहाँ से स्टार्ट होता है. तो आप सभी को पता है पहले हमारे यहाँ आईपीसी जो सेक्शन 377 था वो क्या था, क्रिमिनलाइज था. मतलब कि अगर कोई भी सेम सेक्स के जो पर्सन है वो रिलेशन में आते हैं तो वो कैसा माना जाता था, एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, एक अपराध माना जाता था. ठीक है. फिर 2018 में क्या होता है, आपका यहाँ पर नवजोत सिंह जौहर केस आता है जिसकी तहत में जो आईपीसी का जो ये सेक्शन 377 है इसे क्या कर दिया जाता है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है. मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एक हमने यहाँ पर देखा था 2017 में हमारा क्या आता है, पुट्टा स्वामी केस आता है जिसमें हमारा क्या दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का राइट दिया था कि क्या है, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. और इसी केस को यहाँ पर बेस मानकर 2018 में हमारा नवजोत सिंह जौहर केस आता है जिसमें ये बताता है कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, किसके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करना है. तो ये हमारा क्या, एक राइट टू प्राइवेसी में आना चाहिए, ये हमारी प्राइवेसी है. ओके. तो इसी के चलते यहाँ पर जो हमारा आईपीसी का सेक्शन था 377 उसे क्या कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया इन 2018. ओके. अब देखिए जब हम रिलेशन में आ रहे हैं, हम किसी पर्सन के साथ में यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम क्या कर लें, यहाँ पर शादी कर लें. बट जब हम क्या होता है, जब हम जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब शादी करते हैं यहाँ पर, तो शादी को यहाँ पर रजिस्टर करना होता है. तो यहाँ पर हमारा आता है स्पेशल मैरिज एक्ट आता है जिसके तहत हमें क्या करना होता है, शादी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. बट जब उसका रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म देखेंगे तो उसमें क्या है, कुछ जो जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दिए. जो गे कपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई दो पर्सन है, वो दोनों सेम सेक्स के हैं और वो रजिस्ट्रेशन करवाने मतलब उन्होंने शादी की और वो रजिस्ट्रेशन करवाने गए, तो जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें वर्ड कैसे दिए गए हैं, ग्रूम एंड ब्राइड्स. तो यहाँ पर उन्होंने ये पिटीशन फाइल करी कि आप क्या करिए, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें ये जो इसको जेंडर न्यूट्रल बनाइए और जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज करिए. अब ये पूरा इशू जाता है सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन फाइल की जाती है और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर क्या किया, सेंटर को ये सारा जो एक तरीके से मामला है उन पर वह उनका ओपिनियन मांगा कि आप यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं. तो सेंटर तो इसके अगेंस्ट में आप सभी को पता है. ओके. इवन जो वेरियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी क्या है, सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में है. वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैरिज क्या है, अगर हम मैरिज का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो एक बायोलॉजिकल मेल और एक फीमेल के बीच का रिलेशन है. ठीक है. और अगर हम यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करते हैं तो ये जो मैरिज का हमारा इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करेगा, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको वॉलेट करेगा. इवन हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनमें भी सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. अब यहाँ पे देखिए फर्दर ये सारा इशू आगे बढ़ता है और यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने ये कहा है, सेंटर ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे. जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे जो पर्सन यहाँ पे शादी कर लेते हैं तो कुछ यहाँ पे राइट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, बैंक में आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है, तो ये कुछ राइट्स होते हैं जो ये गे पर्सन होते हैं, जो LGBTQI+ के जो मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं. तो इसी के चलते यहाँ पे सेंटर ने क्या कहा है कि हम एक कमिटी बनाएंगे और यहाँ पर जो जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न्स हैं, यहाँ पर जो ह्यूमन कंसर्न्स हैं गे कपल्स के, उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा. उनके क्या क्या राइट्स हैं, एक तरीके से क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, उनको यहाँ पर उसका रिड्रेसल किया जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी ताकि यहाँ पर हम एक तरीके से क्या कर सके, उनके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से मिल सके. ओके. अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या आगे बढ़कर निकलता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके. तो आज के आर्टिकल में सिर्फ इतना बताया गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करने वाली है, एक कमेटी को ऑर्गेनाइज मतलब कि एस्टैब्लिश करने वाली है जिसको यहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं वो यहाँ पर हेड करेंगे. तो जो जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न, जैसे कि सेम सेक्स कपल को यहाँ पर डेली बेसिस में फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस विदाउट डिलीवरिंग इनटू देयर पिटीशन द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज. तो यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज ना करते हुए भी उनकी जो जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न्स है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिड्रेसल यहाँ पर किया जाएगा. ओके. आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज अप्रैल PMI सिग्नल्स सर्विस सेक्टर हैड बेस्ट एक्सपेंशन इन 13 ईयर्स. अब यहाँ पर क्या है, PMI
PMI क्या है, हमारा परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है, जो यहाँ पर क्या करता है, एक तरीके से इंडेक्स निकालता है, एक सर्वे करता है, जिसमें ये बताता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। मतलब इसमें एक्चुअली ये होता है कि मार्केट में जाते हैं यहाँ पर, और जो जैसे भी सर्विस सेक्टर्स हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ इंडिकेटर्स रखे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर XYZ कंपनी है, ये XYZ यहाँ पर कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, पेंसिल मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा क्या पेंसिल की यहाँ पे डिमांड हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। तो उस बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा जो रिपोर्ट है वो सामने निकल कर आती है, इंडेक्स यहाँ पे सामने निकल कर आता है, जिससे ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। तो अभी अप्रैल में जो यहाँ पे जो PMI हमारा परचेसिंग मैनेजर सिग्नल है, उन्होंने ये बताया कि अब तक इंडिया की बात की है तो इंडिया सर्विस सेक्टर रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट अपस्ट्रिक इन द न्यू बिजनेस एंड आउटपुट लेवल सिंस June 2010 दिस अप्रैल, लेड बाय स्ट्रॉन्ग अपटर्न इन द फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेगमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें जून 2010 की बात की जा रही है और आज अप्रैल 2023 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2023 में 13 सालों में हमें सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देने को मिलता है, यहाँ पे सिग्नल सर्विस, मतलब कि हमें बेस्ट एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। अब हम PMI के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है, इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर ड्राइव फ्रॉम द मंथली सर्वे ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उनका मंथली सर्वे होता है, आपको यहाँ पर याद रखना है ये कैसा होता है, मंथली सर्वे होता है, मंथ में जाके एवरी मंथ यहाँ पर जाकर सर्वे किया जाता है। PMI aims to providing information regarding the current and future condition of a business to the decision makers, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि करंट में अभी क्या हमारी पोजीशन है मार्केट में और फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकती है। कोई भी हम पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर कोई भी, मेरी XYZ यहाँ पे शॉप है, मेरी शॉप है यहाँ पर, और मेरी शॉप में यहाँ पे लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो मतलब मेरी शॉप क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा बूम करेगी, मतलब मैं यहाँ पे ग्रोथ कर रही हूँ। और अगर यहाँ पर मेरी शॉप में कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, मेरा सामान ही नहीं बिक रहा है, उसकी डिमांड ही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होगा, मेरी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कम हो रही है, ओके। तो इसके बारे में मतलब अब देखिए ग्रोथ कम हो रही मतलब यहाँ पे डिमांड नहीं हो रही, मतलब फ्यूचर में मेरा जो बिजनेस होगा, फ्यूचर में मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि डिसीजन हमें कैसे मेजर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी कंपनी में हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, और अगर डिमांड नहीं बढ़ रही तो हम यहाँ पर क्या चीजें मतलब क्या मेजर्स ले सकते हैं। ये तीन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स होते हैं इसके मेनली, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। तो आज के टाइम पे अभी ये जो हमारा PMI यहाँ पर सर्वे जो निकल कर आया है वो किसके थ्रू निकाला गया है, IHS मार्केटिंग ग्रुप, मतलब ये लंदन में लोकेटेड है और ये 1959 में ये मार्केट साइन विद IHS इज इन 2016। तो यहाँ पे 3 ग्रुप से इनके थ्रू क्या किया जाता है, ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर सर्वे निकाला जाता है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए ये कर्नाटका इलेक्शन के बारे में ये एडिटोरियल, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट की अगर हम बात करें, हमने कल भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर, जिसमें हमने ये कहा था कि US की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें किसकी, USCIRF, ये क्या है, US कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर यहाँ पर रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने ये बोला था, अगर आपको याद हो, आपने कल का अगर यहाँ पे एनालिसिस देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में जो रिलीजियस क्या है, फ्रीडम नहीं है। जितनी यहाँ पर रिलीजियस, हमें यहाँ पे एक सेक्युलर कंट्री है, तो उस बेसिस पे जो एक फ्रीडम होनी चाहिए इंडिया में, वो यहाँ पर क्या है, नहीं है, ओके। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो द 4th consecutive year the government has expressed outrage and rejected the recommendations of US Commission on International Religious and Freedoms US latest report calling it biased and motivated। तो यहाँ पर जब ये पूरी रिपोर्ट आई, उन्होंने ये कहा कि इंडिया में कोई भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इसे यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो रिलीजियस राइट्स हैं, चीजें हैं, वहां पर इंडिया में जो चीजें हैं सारी, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, उनके जो राइट्स है रिलीजियस कम्युनिटीज के, उनको यहाँ पर रिव्यू करने की जरूरत है और इंडिया में सैंक्शंस लगाने की जरूरत है, ओके। अगर हम USIF के बारे में देखें, ये क्या एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टिसन जो US फेडरल गवर्नमेंट है, उनके थ्रू ये एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, मतलब साल भर में एक ही रिपोर्ट निकालते हैं, जितने भी वेरियस कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो रिलीजन मतलब कि हमारा देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को कितना रिलीजन फ्रीडम मिलता है। तो इंडिया के लिए इन्होंने ये कहा कि इंडिया में क्या है, रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, ओके।
इसमें ये देखिए, द गवर्नमेंट स्टार रिएक्शन ऑफ अंडरस्टेबल इट इज एंड इज इन लाइन with its response to such report over the last 2 decades with USCIRF began to publish its finding। अब यहाँ पे एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपका ये वेस्ट का एजेंडा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिया यहाँ पर एक ग्रोथ करने की तरफ चल रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो उसको यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, उसमें यहाँ पर एक हर्डल बनना चाहते हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो उसमें बात की गई है किसकी, फ्रीडम ऑफ इसमें जो मीडिया की जो फ्रीडम है उसके बारे में यहाँ पर बात करें कि मीडिया को इंडिया में क्या है, जो उसकी रैंकिंग आई है वो कितनी आई है, बहुत ज़्यादा कम है। इवन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उनसे भी ज़्यादा कम जो फ्रीडम हम देते हैं, मतलब जो हमारे जर्नलिस्ट है उनको यहाँ पर हम कम फ्रीडम देते हैं। तो एक तरीके से देखिए इसमें कुछ भी नहीं है कि बस इसमें आपको ये याद रखना क्या, USCIRF, तो ये कौन निकालता है, ये यूएस की रिपोर्ट है, यूएस से यहाँ पर निकाली जाती है, जिसमें ये सारे जितने भी नेशंस है वहाँ पे रिलीजन कम्युनिटीज़ को कितने यहाँ पर राइट्स मिलते हैं, उनके साथ कैसा यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, तो उस बेसिस पे ही पूरी रिपोर्ट निकाली जाती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये आर्टिकल एक मतलब कि इसमें जो है आप सभी को पता भी, सूडान में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही, सूडान में यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है और वहाँ पर जितने भी हमारे इंडियंस वहाँ पर थे उनको क्या किया गया है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। ठीक है, इवन सूडान की बात, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है आप सभी को याद रखना है, ऑपरेशन कावेरी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरियस ऑपरेशंस हैं वो चलाए जाते हैं। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स होती है, हमारे कहीं भी किसी भी कंट्री में आप देखेंगे, अगर कुछ ईरान में क्राइसिस थे, सीरिया में क्राइसिस थे, हमने देखा था, वहाँ से यूक्रेन में जब क्राइसिस थे, तो हमने यहाँ पे क्या वेरियस ऑपरेशंस यहाँ पे चलाए, जिससे हम क्या कर रहे थे, हमारे जो सिटीजन्स थे उनको यहाँ पर हमारे जो मेन लैंड है वहाँ पर लेकर आया गया। अब इस आर्टिकल में मेनली जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में मतलब उनको प्रेज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब इस तरीके के जो केसेस हैं उस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे एक रेस्क्यू जो होता है कि मतलब हमें किस तरीके से हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्हें रेस्क्यू करना है, तो ये पूरी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उन्हें और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अब यहाँ पर देखेंगे आप सभी को, अगर ये इंसिडेंट याद होगा, कंधार इंसिडेंट, इसमें क्या था, हमारी जो फ्लाइट थी IC 814, ये काठमांडू से कहाँ आने वाली थी, न्यू दिल्ली आने वाली थी, बट इसे क्या कर लिया था, जो कुछ टेररिस्ट ग्रुप ने यहाँ पे इसको क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया था और इसको यहाँ पर कहाँ लैंड किया था, अफगानिस्तान के कंधार में इसको यहाँ पे क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। और जिसके चलते आप, अगर आपको याद होगा, ये इंसिडेंट है कब का, 1999 का है। ठीक है, और इसमें फिर जो हमारे कुछ पहले ये अमृतसर में इसको लैंड किया गया, उसके बाद इसको कहाँ, अफगानिस्तान के कंधार में इसको हाईजैक किया गया, वहाँ पर इसको लैंड किया गया। अब यहाँ पे डिमांड करी गई क्या कुछ जो टेररिस्ट है उनको यहाँ पे रिलीज किया जाए, और वहाँ पर किया भी गया था कुछ टेररिस्ट को यहाँ पर रिलीज। ओके, अब फिर जब यहाँ पर जब ये पूरे हमारे जो सिटीजन्स थे, अब ये पूरी फ्लाइट आपको गई है, तो वहाँ पर कहाँ ये सब फंसे थे, अफगानिस्तान में यहाँ पे भी फंसे थे, तो वहाँ से क्या किया गया था, फिर हमने हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें यहाँ पर रेस्क्यू किया गया था। तो यहाँ पर वेरियस मिशन जो है हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो यहाँ पर करती है, तो यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा। आप और भी देखेंगे, सेकंड मिशन यहाँ पर कब हुआ था, 2021 वॉज अ इक्वली हाई रिस्क फ्रॉम काबुल से जब हमारे यहाँ पर हम देखेंगे, जब US ने पुल आउट कर लिया था, तालिबान वहाँ थे, तो हमने अफगानिस्तान से हमारे जो सिटीजन्स थे उनको यहाँ पर क्या करना था, हमें रेस्क्यू करना था। हैज़ वन इवैक्यूएट वीडियो ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड द फिस्कोस दैट अनफोल्डेड गोइंग वायरल, द एयर स्पेस वॉज अनकंट्रोल एंड ग्राउंड सिचुएशन chaotic for want better word, there were a large number of aircraft in the air and pilots had to avoid them to use night vision goggles while landing। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम देख रहे थे, जब US ने काबुल से पुल आउट किया था तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर आप ऊपर आसमान में देख रहे थे, जब हम एटमॉस्फेयर मतलब कि ऊपर देख रहे थे एयर में, तो सिर्फ आपको वहाँ पे एयरक्राफ्ट दिख रहे थे, फ्लाइट्स दिख रही थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो देखिए यही कहा जा रहा है इसमें कि हमें अब क्या करना होगा, एक बेटर ट्रेनिंग मतलब प्रोग्राम लेकर आना होगा, कुछ ऐसी नई चीज़ें, कुछ चेंजेस लाने होंगे, जिससे कि हम ये जो ऑपरेशन है उसको और ज़्यादा क्या कर सकें, इन्हेंस कर सकें, कि फ्यूचर में हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर ना हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज गारंटीड पेंशन इज नॉट बैड इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे पेंशन स्कीम के बारे में बात की गई, किसकी, एक आप सभी को पता होगा, एक हमारी थी ओल्ड पेंशन स्कीम, अब कौन सी आ गई है, न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, न्यू पेंशन स्कीम कब आई थी, 2004 में आई थी।
उससे पहले क्या चल रहा था, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी। हमारा ओपीएस क्या था उसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, यहाँ पर ए पर्सन है, इसकी लास्ट ड्रॉन जो सैलरी होती थी, मतलब कि आज फॉर एग्जांपल ये 3 मई को यहाँ पर क्या होने वाला है, रिटायर होने वाला है, और 3 मई को इस पर्सन की जो सैलरी है वो कितनी है, 50,000 है। ओके अब यहाँ पर क्या होता था, ओपीएस में ये था कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसका 50% क्या होगा, आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप रिटायर हो गए आज तो ये 50,000 का आपको कितना मिलेगा, 25,000 आपको एज अ पेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। ओके ये हमारा क्या था, ओपीएस सिस्टम था। बट धीरे धीरे क्या समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पूरा बर्डन है वो किसके ऊपर आ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, और गवर्नमेंट के पास देखिए पैसे कहीं आते नहीं है इतने ज़्यादा। ठीक है, हमारा जो रेवेन्यू का मैकेनिज्म है वो भी इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हम रेवेन्यू यहाँ पे कहाँ से जनरेट करें। तो जो पूरा बर्डन एक तरीके से था वो किसके ऊपर आ रहा था, गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा था। इसी के चलते हमारी कौन सी आती है, न्यू पेंशन स्कीम आती है 2004 में। ओके 2004 में आती है। अब इसमें इन्होंने ये कर दिया कि कुछ जो परसेंटेज है वो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ परसेंटेज यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। और जब आप रिटायर होंगे तो पूरा जो पैसा है एक साथ जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है वो आपको एक साथ रिटायरमेंट के बाद आपको दे दिया जाएगा। ओके तो ये हमारा किस में आता है कि जिससे क्या होगा, मतलब कि जो गवर्नमेंट का थोड़ा बर्डन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, फिजिकल डिफिशिएट है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमें यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन करना है ना, जो हमारा डेट है उसको भी कम करना है। तो इसलिए यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम आती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर डिमांड कर रही है कि हमें क्या करना है, हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ फिर से जाएंगे। क्यों डिमांड कर रही है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत जो कुछ परसेंटेज है वो जैसे कि आप देख सकते हैं 40% जो इसमें इंक्लूड करना पड़ रहा है। ओके मतलब कुछ परसेंटेज इंक्लूड करना पड़ रहा है। अब जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू तो होता नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन करना है, मतलब कि अब देखिए फॉर एग्जांपल आज पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉय है, आज उसके यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है, अब वो रिटायर कब होगा, यहाँ पे 30 और 40 साल बाद होगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने यह कहा कि 30 और 40 साल बाद जब ये रिटायर होंगे तब तक हम क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूशन बाद में करेंगे और उसके बाद हम पैसा दे देंगे। क्यों, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो यहाँ पर क्या करें, कंट्रीब्यूशन करते रहें। और इसीलिए यहाँ पर डिमांड चल रही है कि हम क्या करेंगे, ओपीएस सिस्टम जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी तरफ हम वापस जाएं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है कि वो क्या करते रहें, जो ये पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम में यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। ओके तो इसी के चलते यहाँ पे वेरियस हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में, कर्नाटका में, यहाँ पे इवन महाराष्ट्र भी अब डिमांड कर रहा है कि हम क्या करेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ यहाँ पर जाएंगे। फिर इसके चलते यहाँ पर बात की गई किसकी, गारंटीड पेंशन स्कीम की, किसकी, गारंटीड पेंशन स्कीम की, कि यहाँ पर देखिए वही सारी चीजें हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ बट कैन गिव देम गारंटीड पेंशन आफ्टर दे रिटायर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गारंटीड पेंशन स्कीम लेकर आ सकते हैं, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी गारंटी पेंशन स्कीम। ठीक है, मतलब कि हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, तो ये ब्लूप्रिंट होगा एक तरीके से। इसमें क्या होगा, देखिए employees continue contributing 10% of their basic pay monthly as they do now under the NPS, but the state promises to pay pension of 50% of the last drawn salary। यहाँ पर देखिए अभी तो NPS के अंडर हम देखें तो एम्प्लॉयज जो है हमारे 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट गारंटीड जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूटेड गारंटीड पेंशन स्कीम होगी, ये एक जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने ये क्या किया था, ये प्रपोजल रखा था कि हम क्या लेकर आते हैं, गारंटीड पेंशन स्कीम लेकर आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड गारंटीड पेंशन स्कीम, जिसमें यहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे वो 10% जो अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो 50% यहाँ पर है, 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी का, उसको यहाँ पर क्या करेगी, उसको गारंटीड करके रखेगी, उसे चेंज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और विद द इन्फ्लेशन के साथ इसको क्या कर दिया जाएगा, फ्लक्चुएट भी एडजस्ट यहाँ पर किया जाएगा। ओके बट इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कहा, इसको खारिज कर दिया एक तरीके से, इसको मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ओके तो देखिए इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था। अब इसमें एक आ जा रहा है कि देखिए पेंशन क्या, एक तरीके से दो चीजें आ गई आपकी, एक आपके इलेक्शन भी आ रहे हैं। ओके उन स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिमांड करी है जहां पर अभी अपोजिशन पार्टी है। ओके और दूसरा यहाँ पे स्टेट्स के पास इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं है कि वो क्या कर सके, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके किसमें, पेंशंस में। तो इसलिए यहाँ पे डिमांड करी जा रही है किसकी, हम की ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसको हमने कल परसों नरसों डिस्कस किया था। यूरोप यूजेस इंडिया चाइना टू गेट रशियन ऑयल डिस्पाइट सैंक्शंस। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्या, रशिया के ऊपर क्या किया है, जब से रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। एक जो
प्राइस गैप है वो फिक्स किया गया कि क्रूड ऑयल अगर कोई भी कंट्री यहाँ पे रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेस करती है तो $60 पर बैरल के से ज़्यादा यहाँ पर नहीं करेगी। तो एक प्राइस गैप क्या किया गया, फिक्स किया गया, किसके थ्रू, जो हमारे यूरोपियन जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनके थ्रू। बट इंडिया, चाइना, अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, जापान, इन कंट्रीज ने क्या किया, इससे ज़्यादा जो ये प्राइस गैप है उससे हाई प्राइस पर क्या किया, रशिया से यहाँ पर क्रूड ऑयल परचेस किया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेस किया, किससे, रशिया से। और इंडिया क्या करता है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है, रिफाइनरी में जाते हैं और इसके रिफाइन करके जो इसके अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो इसके प्रोसेस्ड यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, तो ये सारे यहाँ पे हुए। अब जो यूरोपियन कंट्रीज है वो क्या कर रही है, जैसे कि देखिए हमने सैंक्शंस किसके ऊपर लगाए, रशिया के ऊपर, बट हम सामान किससे खरीद रहे हैं, इंडिया से। जो प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं अब उसको परचेस किया जा रहा है किसके थ्रू, इंडिया से यहाँ पे परचेस किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे, आप सभी को अगर याद होगा तो हमने एक वर्ड भी पढ़ा था, यहाँ पे एक तरीके से लॉन्ड्रिंग हो रही है ना। तो इंडिया, चाइना, जापान, इनको क्या कहा जा रहा है, लॉन्ड्रोमैट कहा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रशिया से यहाँ पर ऑयल खरीद रहे हैं। अब एक तरीके से देखिए इनडायरेक्टली वो रशिया से ही कर रहे हैं ना, आपने सैंक्शंस लगाया कि उनकी जो इकोनॉमी होगी वो कम होगी, बट यहाँ पे इंडिया और चाइना तो यहाँ पर परचेस कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज है, यूरोपियन नेशंस हैं, वो यहाँ पर इंडिया और चाइना से जो प्रोसेस्ड एक तरीके से आइटम है उनको परचेस कर रहा है, किससे, इंडिया और चाइना से। ओके, तो इसमें देखिए सैंक्शंस के बाद भी यूरोप क्या कर रहा है, एक तरीके से रशिया के साथ उनकी जो रिलेशन है, ट्रेड है, वो यहाँ पर चल रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है यहाँ पर, इंडिया स्लिप्स इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक 161 आउट ऑफ 180 नेशन। अब यहाँ पर क्या है, एक आप कह सकते हैं वॉचडॉग कह सकते हैं, इसमें देखिए यही है कि इंडियाज रैंकिंग इन 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हैज स्लिप्ड टू 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज according to the latest report released by the global media watchdog reporter without borders। तो यहाँ पे RSF है, ठीक है, इनकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। एक तरीके से ये एनजीओ टाइप के हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ये नॉन एनजीओ हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनका एक्चुअली रिपोर्ट निकालते हैं कि किस कंट्री में प्रेस को कितनी ज़्यादा फ्रीडम है। तो इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो कितनी आई है, 161। अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की और अदर कंट्रीज़ की देखेंगे तो पाकिस्तान हमसे ज़्यादा यहाँ पर है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग अगर आप देखेंगे कितनी है, 150 आउट ऑफ 1। ओके, मतलब 180 नेशन में यहाँ पे टोटल जो नेशन है उनको रैंकिंग दी जाती है, और 180 में से 150 नंबर पर कौन है, यहाँ पर पाकिस्तान है। और इंडिया किस नंबर पे, 160 नंबर पर है। तो मतलब आप यहाँ पर जस्ट इमेजिन करिए कि जहाँ पर अगर आप कुछ भी बोलते हैं, आपको यहाँ पे पता नहीं होता, अगर हम कुछ बोलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको शूट आउट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे लोगों को मतलब कि जो फ्रीडम है प्रेस, उसको यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है और इंडिया में यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती। तो देखिए इसमें इतना ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है कि क्या है, एक वॉचडॉग तरीके से आप कह सकते हैं रिपोर्टर्स के थ्रू, और उनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो इंडिया की जो रैंकिंग आई है 161 आई है। इसमें अगर आप देखेंगे नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन जो है उसको यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। ओके, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे, आयरलैंड सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, डेनमार्क आता है। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम है प्रेस को। और अगर हम बात करते हैं वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये यहाँ पे बॉटम के 3 आ जाते हैं। ठीक है, बॉटम में मतलब लास्ट में यहाँ पे फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज IMD फोरकास्ट अ साइक्लोन इन अ बे ऑफ बंगाल नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल आप सभी को पता है, वहां पर क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, मतलब 6 और 7 मई को शायद वहां पर साइक्लोन आ सकता है। अब साइक्लोन कितना सीवियर होगा, कितना सीवियर नहीं, उसकी सीवियरिटी के बारे में अभी हमें नहीं पता है, बट यहाँ पर एक अनुमान लगा लिया गया है कि साइक्लोन आएगी। इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा और ये कितना इंपैक्ट करेगा, इसको अभी यहाँ पर एनालाइज पूरा किया जाता है। अब देखिए साइक्लोन क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देखिए साइक्लोन क्या होता है, जैसे कि साइक्लोन को जनरेट होने के लिए यहाँ पे 2 चीजें चाहिए। फर्स्ट चीज क्या, एक लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि साइक्लोन आपने देखा होगा कहाँ आते हैं, जो सी होते हैं, ओशंस होते हैं, वहां पर साइक्लोन आते हैं। सेकंड अगर पॉइंट देखें, साइक्लोन को जनरेट होने के लिए दूसरा क्या होना चाहिए, जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 27 डिग्री या फिर उससे हाई होना चाहिए।
ठीक है, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। साइक्लोन बनने के लिए यहाँ पे दो चीजें हमें चाहिए, पहला एक लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए, दूसरी यहाँ पे टेम्परेचर जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, हमारा वाटर बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, अभी हाई है। तो इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो एयर होती है वो लाइट होकर हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। यहाँ पर ये जो एयर है वो पूरी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ उठती है। इससे क्या होता है, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ आप देखेंगे, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया। ये जो गैप यहाँ पर बना है, इसको फुलफिल करने के लिए आसपास की जो कोल्ड विंड होती हैं, ये जो कोल्ड विंड है वो क्या करती है, उस एयर को फुलफिल करने के लिए इस एयर में, मतलब कि इस स्पेस में आ जाती हैं। जब ये यहाँ पर इस स्पेस में आ गई, देखिए गर्म हवा ऊपर उठ गई और यहाँ पर अब एक जगह खाली हो गई। अब देखिए कोई चीज वहां से चली गई तो वहां पे उसका जगह, उसकी प्लेस हो जाएगी ना, वॉइड एक क्रिएट हो जाएगा। और उस वॉइड को फिल करने के लिए जो कोल्ड एयर होती हैं, कोल्ड विंड होती है, वो वहां पर आती हैं और वो भी क्या होने लगती है, फिर जब कोल्ड विंड उस जगह पर आई तो उससे क्या होने लगा, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे गर्म होने लगी, वार्म होने लगी और वो वाटर वेपर्स बनकर क्या होने लगी, ऊपर ऊपर उठने लगी। इससे क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ये साइकिल यहाँ पे कंटिन्यूसली चलती रहती है और जब ये चलती रहती है तो इसी के चलते यहाँ पे जो वाटर होता है उसमें यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनने लगता है। और जब ये पूरी बहुत स्पीड में हो जाता है, जब ये कंटिन्यूसली प्रोसेस पूरी चलती रहती है, तो जब ये वेपर ऊपर उठते हैं तो ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट में ऐसे ऐसे वाटर में बनता जाता है। इसी को हम कहते हैं साइक्लोन। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में हमने दो चीजें देख ली। अब यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर क्या आएगा नेक्स्ट वीक, मतलब 6 और 7 मई तक ये प्रेडिक्ट किया गया है कि साइक्लोन आएगा। तो जो यहाँ पे हमें मेजर्स लिए जाने हैं साइक्लोन को, यहाँ पे जो डिफरेंट और जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने मेंटेन करके रखा है कि साइक्लोन के यहाँ पे नाम दिए जाते हैं। अभी जो साइक्लोन आने वाला है उसको किसने नेमिंग की है, येमेन ने इसकी नेमिंग की है और इसको साइक्लोन मोका कहा जा रहा है। तो आपको याद रखना है साइक्लोन मोका। ये जो अभी नेक्स्ट साइक्लोन आने वाला है, हमें एक्चुअली देखिए इंडिया में इतने ज्यादा साइक्लोन्स नहीं आते हैं, बट इंडिया का जो नेबरहुड है उसके कारण वहां पर साइक्लोन बहुत ज्यादा आता है। आप देखेंगे इंडियन ओशन आ जाता है आपका, यहाँ पे इंडिया आ जाता है और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ओके, तो इंडियन ओशन जो नेबरहुड कंट्रीज है वहां पर बहुत ज्यादा साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। तो इस बार किसने नेमिंग की है, येमेन ने ये नेम प्रपोज किया है साइक्लोन मोका। अब नेमिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, लिस्ट एंड नेम्स ऑफ साइक्लोन आर मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा WMO है उसके थ्रू यहाँ पे जो साइक्लोन्स की नेम है उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है और अपडेट किया जाता है। द ओरिजिनल लिस्ट हैड ओनली नेम्स ऑफ विमेन। जब साइक्लोन की यहाँ पे एक ओरिजिनल लिस्ट आती थी ना उसमें सिर्फ विमेन्स के नेम थे। 1979 मेन्स नेम वर ऑल्सो इंक्लूडेड, नेम्स ऑफ मेन एंड वुमेन आर ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव। यहाँ पे नेम और वुमेन्स के और मेन्स के जो नेम्स है वो अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं। 6 लिस्ट आर यूज इन रोटेशन। यहाँ पे मतलब हर कंट्रीज के थ्रू क्या निकाली जाती है, नेम्स की लिस्ट निकाली जाती है और उसमें रोटेशन बेसिस पे उनको यहाँ पर यूज किया जाता है। रोटेशन मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए इंडिया ने यहाँ पे कोई नाम निकाला, ठीक है, और वो दे दिया इसको, किसको, WMO को दे दिया। म्यांमार ने निकाला, बांग्लादेश ने निकाला, श्रीलंका ने निकाला, फिर सारी जो नेम है उनको रोटेशन बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे साइक्लोन्स की यहाँ पे नेमिंग की जाती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर क्या, कैटरीना 2005 का जो साइक्लोन आया था यूएस में उसको कैटरीना कहा। सैंडी इन द यूएस 2012 में, हाइयान फिलीपींस में 2013 में, इरमा एंड मारिया इन द कैरिबियन 2017। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रीज अपने नेम है वहाँ पे करती रहती हैं। साइक्लोन्स को यहाँ पे मतलब कि अलग अलग लोकेशंस में साइक्लोन को यहाँ पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, अगर ईस्टर्न पैसिफिक और अटलांटिक में कोई साइक्लोन आता है तो उसको ह्यूरिकेन्स कहते हैं। साउथ ईस्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जो आपका होता है वहाँ पर टाइफून्स कहते हैं। और इंडियन ओशन में और वेस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया साइड में आपका ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पर और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइक्लोन्स होते हैं उसे हम साइक्लोनिक कहते हैं, ठीक है। अगर ईस्टर्न पैसिफिक, आप ईस्टर्न पैसिफिक ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा पैसिफिक कंट्री, ये हमारा यहाँ पर पैसिफिक रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उसे हम ह्यूरिकेन्स कहते हैं। और साउथ ईस्ट अगर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हम टाइफून्स कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए एक लास्ट में छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ये बताएगा कि हाईली पैथोजेनिक बर्ड फ्लू वायरस पुट सेंटर ऑन अलर्ट। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि H5N1 जो वायरस है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। हमने यहाँ पे संडे को डिस्कस किया था कि ये जो वायरस है बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, फैल रहा है,
ठीक है। इवन ये इतना ज़्यादा पैथोजेनिक है, इसका जो ये जो स्पिल ओवर हो रहा है किसमें, ह्यूमंस में। पहले तो ये मैमल्स में हो रहा है और मैमल्स से ये किसमें स्पिल हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पर देखें, इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं कुछ केसेस हमें देखने को मिले हैं, बट यहाँ पर हमें अलर्ट होना पड़ेगा। हमने यहाँ पर जैसे कि हमारे 1500 सैंपल्स यहाँ पर जो वाटर बॉडीज हैं, पोल्ट्री फार्म्स है, वहाँ पे पूरे सैंपल्स लिए, जो हॉटस्पॉट है हमारे जो बर्ड्स का, वहाँ से सैंपल लिया गया है, उसमें मतलब चेक किया गया है। तो कुछ केसेस में जैसे कि केरला में हमें यहाँ पे एलापुजा, ये कुछ इस वायरस से कुछ जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, बट इसमें इतना ज़्यादा ये हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। बट हमें यहाँ पे एक विजिलेंट रहना होगा, हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस लेते रहेंगे होना होगा, ताकि ये जो बर्ड फ्लू है और ज़्यादा यहाँ पर ना स्प्रेड हो, मतलब इंडिया में ना हो। हम वेरियस कंट्रीज में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो इससे हम क्या कर सकें, हमारी जो बर्ड फ्लू है, हमारी जो पोल्ट्री फार्म है, उसको ये इम्पैक्ट ना करें। तो इसलिए हमें यहाँ पे वेरियस प्रिकॉशंस लेते रहने होंगे। ओके, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस, आप इसको टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।